नमस्कार। बात बिहार की में आप सबों का स्वागत है। और मैंने आपको कहा था कि बात बिहार की में कुछ अलग अलग टॉपिक पर कुछ खास मेहमानों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। कल का बिहार और आज का बिहार, या फिर कैसा बिहार बनाना चाहते हैं आप। हमने आपको कल एक विधायक जी से मिलाया था। आज हम आपको उस दौर के कोचिंग चलाने वाले एक बड़े शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे जो फ़िलहाल अभी कोचिंग को लेकर बिहार में जो कुछ भी चल रहा है और जिस स्तर पर चल रहा है और उसको जो रंग देने की कोशिश हो रही है, क्या वो दौर और आज के दौर में कुछ समानताएं हैं, क्या कुछ बचा है क्या। खान की पहचान आज राष्ट्रीय स्तर पर है। लोग बिहार के खान कह के उसकी पहचान स्थापित है। सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिविटी भी बहुत ज़बरदस्त रहा है। आजकल तो सोशल मीडिया के दौर पे ही सब कुछ होता है, लेकिन ये कोई पहला व्यक्ति नहीं है या पहला कोचिंग चलाने वाला नहीं है जिसकी पहचान राष्ट्रीय फलक पर हो। 90 के दशक में जिस समय हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक से एक टीचर हुआ करते थे। फिर भी अगर यूपीएससी में किन्हीं को हिंदी पढ़ना रहता था तो वो पटना आता था बलराम तिवारी जी से पढ़ने के लिए। किसी को पाली पढ़ना रहता था तो वो नालंदा पहुंचता था, वहाँ एक प्रोफेसर थे जिससे लोग पाली पढ़ते थे। किसी को हिस्ट्री अगर पढ़ना रहता था, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लंबी फहरिस्त रही है हिस्टोरियन का, एक से एक हिस्टोरियन। हम लोगों के समय में सुमित सरकार से लेके श्रीमाली से लेके एक से एक नाम, सुनील कुमार, मतलब जितने हिस्टोरियन का नाम आप जानते हैं, जिनकी किताबें आप पढ़ते हैं, उस दौर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे। फिर भी हिस्ट्री पढ़ने के लिए लोग पटना आते थे। कुछ टॉपिक ऐसे थे जिसके जानकार पटना में ही थे। तो इसलिए पटना पहली बार खान की वजह से देश में लोग जान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कोचिंग वर्ल्ड में या फिर जो बड़े बड़े संस्थान के भले ही आज चर्चा में हो, लेकिन उस दौर में बिहार के जिस समय में कॉलेज और स्कूल की भी स्थिति काफ़ी अच्छी थी, फिर भी दिल्ली में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो बिहार आते थे। उसमें सिर्फ बिहारी ही नहीं रहता था, कई और प्रदेश के लड़के आते थे और यहाँ रह कर पढ़ते थे। खान का दौर और बलराम तिवारी जी का वो दौर, क्या है फ़र्क, आज हम जानेंगे। और मुलाकात हम आपको कराएंगे कुमार विजय जी से। विजय जी हिस्ट्री के उसी दौर के टीचर हैं जिस दौर में कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्रीमाली से लेके हरिश्चंद्र वर्मा से लेके सुमित सरकार से लेके सारे लोग थे। फिर भी लोग हिस्ट्री के कुछ पार्ट अगर पढ़ना चाहते थे तो कुमार विजय जी के पास पटना लोग आते थे। तो आज हम आपको उनकी मुलाकात उनसे हम कराएंगे कि भाई आज इस दौर में और उस दौर में क्या फ़र्क है, किस नज़रिए से उस दौर में लोग बिहार को देखते थे, आज लोग किस नज़रिए से देखते हैं। तो चलिए बात बिहार की में आज हम आपकी मुलाकात कुमार विजय जी से कराते हैं। और आज हमारे साथ कुमार विजय जी हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आप उस दौर के शिक्षक हैं जिस दौर में बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम था, स्कूल कॉलेज, जी अपनी एक अलग पहचान देश स्तर पर था ही। फिर भी बिहार के बच्चे जब दिल्ली पढ़ने जाते थे, खास करके उस दौर में यूपीएससी का एक गजब का क्रेज हुआ करता था। तो भले हम लोग दिल्ली में पढ़ते थे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसा था, अब ज्योग्राफी पढ़ना है तो रास बिहारी सिंह से आके पढ़िए। बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसको अगर पढ़ना, खास टॉपिक हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ना आते थे। वो दौर और एक आज खान का दौर है। राष्ट्रीय फलक पर अगर हम बात करें तो बिहार में पढ़ने वाले छात्रों का अब वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है जो बिहार के कोचिंग संस्थान में उस दौर में देते थे। और आज आईआईटी, एक दौर में आईआईटी का भी बड़ा हब, आनंद हो चाहे अभियानंद जी हो, कई शिक्षक मेडिकल के क्षेत्र में भी, जेई के क्षेत्र में भी ज़बरदस्त धाक जमाया था उन्होंने। एक मतलब पटना जो कोटा जिस तरीके से आज है, किसी दौर में बिहार भी एक कोटा जैसा था। वो दौर क्या था, जरा हम चाहेंगे कि दर्शकों को जरा बताइए, फिर आज के दौर पर चर्चा करेंगे।
देखिए, अभी मैं जो यूट्यूब पर और इधर उधर देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग क्या और क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जो दौर हम लोगों ने देखा है, पटना का स्वर्णिम दौर हम लोगों ने कोचिंग की दुनिया में देखा है। और आप जानते हैं कि मंडल कमीशन विशेषकर जब आया तो एक दौर आया हिंदी का, हिंदी भाषी छात्रों का। 2011 तक वो स्वर्णिम दौर है हिंदी भाषी छात्रों का। और उस पीरियड में हो सकता है कि हिंदी भाषी छात्रों के ज़्यादा क्वालिफाई करने के कारण ही कुछ षड्यंत्र हुआ या कुछ भी हुआ हो। उस दौर में पटना भारत का प्रीमियर सेंटर था। आप दिल्ली की बात करें तो मैं 2001 या 2000 के बाद दिल्ली का अपसर्ज हुआ है। उसी अशोक जी तो यही जो जीएस पढ़ाते यही थे, यही थे पटना में। हाँ, याद आ गया। अशोक सर से पढ़ने के लिए जनरल स्टडीज देश पर, और मेंस का जब पीटी का रिजल्ट होता था तो सबसे ज़्यादा भीड़ अशोक सिंह के पास होती थी। वो बाहर से भी लोग यहीं पर आते थे। उनका एक नाम था हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, ज्योग्राफी में, हिंदी में रास बिहारी सर हो, बलराम तिवारी सर हो, संस्कृत में ऋषि सर हो, देश भर के लोग यहाँ आते थे। और उस समय वाकई पटना से रिजल्ट होता था। और जब रिजल्ट प्रीलिम्स का हो, जब मेरा भी हम लोग याद है कि हम लोग जाकर पीआईबी में देखते थे कि रोल नंबर वहाँ भीड़ कितनी होती थी। मेंस का रिजल्ट आया तो उसी तरह से अशोक राजपथ में भीड़ होती थी। अब वो दौर, अब कहावत तो याद नहीं कि किस महीने में पैदा हुए और घास देख लिया तो कहा, पानी देखा तो कहा कि ऐसा बाढ़ देखा ही नहीं। आज का दौर वही है। आज पटना से हम तो कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं खान, मैं कह रहा हूँ कि वो एक आदमी का नाम दे जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू उसके यहाँ से किया हो बीपीएससी में। यूपीएससी छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं बीपीएससी में दे कि पीटी मेंस इंटरव्यू कोई उसके यहाँ से किया हो। पढ़ाई यूपीएससी का क्या स्तर है, इस स्तर को समझना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए आज का सवाल मुश्किल हो रहा है। अभी परीक्षा हुई है तो उस ज़माने में जो टीचर पढ़ाते थे वो दिल से पढ़ाते थे और भीड़ लगी रहती थी, बैच के बैच पढ़ाते थे। और लोग कॉलेज में भी पढ़ाते थे। रास बिहारी सर और बलराम तिवारी सर कॉलेज के पहले और बाद में पढ़ाते थे, कॉलेज के क्लास छोड़कर नहीं पढ़ाते थे। तो वो दौर एक स्वर्णिम, जहाँ क्वालिटी बोलती थी और हिंदी माध्यम उस मतलब आज भले खान की पहचान लोग कहते हैं पटना का खान, ऐसा नहीं है। मतलब 2090 के दशक, मतलब 1990 और 2000 के बीच वो ये दौर पटना का पहले भी रहा है, धाक रहा है राष्ट्रीय फलक पर। धाक नहीं रहा है, सर्वोच्च धाक रहा है। अच्छा, ये हल्का मदारीपना नहीं रहा है। आज भी बलराम, हम लोग इतनी उम्र है, हम जिस शिक्षक से पढ़े उनका पैर पकड़ के हम प्रणाम करते हैं। आज भी हमें वो संस्कार है। मेरे पिता भी शिक्षक थे। हाई स्कूल में जो क्वालिटी थी आज तो कॉलेज में नहीं है। और हाई स्कूल में जो पढ़ाई हो जाती थी, अब तो हम लोग अगर यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं तो 6ठा क्लास का हिस्ट्री उसे नहीं आ रहा है। इस सरकार के लिए भी शर्मनाक स्थिति है कि आप कितना स्कूलिंग करवाएं, कैसा पढ़ाई करवा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि स्कूलिंग होगा तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। यह भी बात है कि हर बच्चा कोचिंग से पास नहीं करता है, घर बैठकर भी पास करता है। लेकिन आम बच्चा जिसका पिता यूपीएससी में नहीं है, सिविल सेवा के प्रति उसका नहीं है जानकारी, उसको कोचिंग जरूर रास्ता दिखलाता है। लेकिन ये लोग नहीं। हम रेलवे भी पढ़ाएंगे, एसएससी भी पढ़ाएंगे, हम सिपाही भी पढ़ाएंगे, दरोगा भी पढ़ाएंगे, बीपीएस, और सबको एक ही क्लास में पढ़ाएंगे। ये तो मजाक का हद हो रहा है। और जो लोग इस तरह की बातें करें हमको हंसी आ रही है। हम लोग चूँकि ज़्यादा ओपन नहीं बोलते हैं कि जो लोग, हमारा प्राइम चला गया तो कितने लोग पैदा हुए होंगे, तो जो जानते नहीं वो लोग बोलेंगे कि अरे इनके यहाँ बहुत बच्चा नहीं इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन हमको हास्यास्पद है कि बिहार की धरती है, एक बड़े टीचर जो पटना में अभी हाल में खोले हैं, हमको देखकर आश्चर्य लगा क्योंकि वो पूर्ण व्यावसायिक हैं। वो कह रहे हैं कि शिक्षक का काम पढ़ाना नहीं ना है, शिक्षक का काम मोटिवेट करना है। और उस देश के हम उनको उत्कृष्ट, मतलब एलिट खान कहते हैं। वो ये बात बोल रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाना नहीं है क्लास में, उनको नहीं पढ़ाना है, तो यही बात वो बोलेंगे, आके अपना चेहरा दिखाएंगे। तो आज रास बिहारी सिंह हो या हमारे बलराम तिवारी सर हो, घंटों पढ़ाते थे। हम लोग पढ़ाए हैं, हमारे यहाँ से क्लास से लोग यूपीएससी किया है, तो हम लोग नहीं जानते कि पढ़ाना क्या होता है, इतिहास क्या है या भूगोल क्या है। हमारा जो सेकेंड ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, हमने आज तक सोशियोलॉजी ऑप्शनल को छुआ नहीं, क्योंकि जिसमें आपका एक्सपर्टाइज है, जिसमें आप बच्चों को बेस्ट दे सकते हैं, वही देना चाहिए। हम फिजिक्स भी, अरे यूपीएससी में जीएस में तो हर विषय पढ़ना है,
तो हम हर विषय पढ़ाने लगे। तो ये इन लोगों ने बिहार, देखिए इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये अपमानित करने वाला फेज है, ये मान सम्मान को ऊंचा उठाने वाला नहीं है। शिक्षक ऑफलाइन पढ़ाता है, फेस टू फेस पढ़ाता है। जब हमारे सामने बच्चा खड़ा होगा, बैठा होगा, जब हम पढ़ाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। हम उसको डेवलप करने का प्रयास करेंगे, हम उस पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। आज क्यों आपको लग रहा है कि कोई बच्चा भाग गया, कोई बच्चा कुछ हो गया? जब हम 1000 के क्लासरूम में क्या किसी को देखा जा सकता है? कोई बच्चा समझ सकता है? टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना। वही हम गार्जियन लोगों से कह रहे हैं कि आप जो इतना प्रशंसा किसी का कर रहे हैं, तो आप दिल पर हाथ करके देखिए कि जो भाषा क्लास में बोली जा रही है नैतिक है, उचित है क्या? 1000-1500 के भीड़ में क्या कोई क्वालिटी एजुकेशन हो सकती है क्या? नहीं सर, वो ये बात तो है, हाँ। जिगर है। हम आज के दर्शकों को सिर्फ उस दौर की याद दिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो उस दौर की चर्चा आप करिए कि बलराम तिवारी जी के यहाँ कितना बैच चलता था, रास बिहारी जी के यहाँ कितना बैच चलता था, आप लोगों के यहाँ कितना बैच चलता था। कम से कम ये जो मुसल्लापुर हाट है या जो पटना यूनिवर्सिटी के आसपास का इलाका है, वो कोई आज हब नहीं है। खान हो चाहे खान हो या जो भी आज के टीचर हैं, इसकी वजह से बिहार की पहचान नहीं रही है। एक वो भी दौर रहा है जब बिहार का राष्ट्रीय फलक पर पहचान रहा है। तो जरा हम अपने दर्शकों को वो थोड़ा बताइए कि वो दौर क्या था। देखिए, एकदम आपने सही सवाल किया है। जो लोग आज हजारों की बात करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। हम लोगों ने, या रास बिहारी सर है या बलराम तिवारी, कोई भी टीचर है, उन लोगों ने एक मापदंड बना के रखा था कि इस रूम में हम पढ़ाएंगे जहाँ 50, 60, 70 या 100 बच्चे पढ़ेंगे। अगर हमारे यहाँ 400 एडमिशन हो गया तो हम 4 बैच बनाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 400 को एक ही में बैठा देंगे, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो शिक्षा के वास्तविक वैल्यू को समझता है। हम लोगों ने भी इम्तहान दिया और वो लोग तो वाकई टीचर रहे हैं। जिस विषय से पहचान उनकी राष्ट्रीय फलक पर है, तो ऐसा नहीं कि बच्चा कम आता था, 10-10 बैच चलता था, 20-20 बैच। तो आप समझिए कि 10 बैच अगर हम पढ़ाएंगे तो हम एक विषय पढ़ाए, लेकिन 10 और टीचर को तो हमको पैसा देना होगा। आप एक टीचर में काम चलाएंगे, हम 10 टीचर को पैसा दे रहे हैं, हम मूर्ख हैं। हम उस समय हम लोग ज्ञान के महत्व को समझते थे, बच्चों के पढ़ाई के वैल्यू को समझते थे। हम जानते थे कि 40-50 बच्चा से अधिक हुआ तो उसको संभालना मुश्किल होता है। तो हमारा वो दौर ऐसा था कि हम बैच पर बैच बनाते थे, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाते थे। क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल थे और वो सर लोग सुबह पढ़ाते थे, फिर कॉलेज के बाद रात तक पढ़ाते थे। तो उनको नहीं मन करेगा कि एक ही बैच में हम 1000 स्टूडेंट पढ़ा दें। और वहाँ उन लोगों से जो IAS बना, PCS बना, वो आज पूरे देश में है। अभी रास बिहारी सर का 75 साल होने पर उनके IAS बच्चों ने, पढ़े हुए लोगों ने उनकी स्मारिका निकाली है, जो बड़े बड़े पदों पर है। और उन्होंने निकाला, उनका मनाया। तो वो बच्चा होता है। उस दौर में बिहार में, अरे ये तो डाटा है ना, आज कोई डाटा निकाल कर देख ले कि बिहार का स्वर्णिम पीरियड 90 से लेकर 2010 तक है। 2010 IAS में बिहार के सर्वाधिक बच्चे और टॉप 20 में रहते थे। मतलब 20 साल तक एक छत्र राज रहा है बिहारियों का। और आपको बताएं कि उस जमाने में हमको याद है कि जब साउथ इंडिया का वर्चस्व घटा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन लोगों के यहाँ चिंता हो गई कि IAS हमारे यहाँ से कम हो रहे हैं। उन लोगों ने स्पेशल एकेडमी बनाया अपने बच्चों को फ्री गाइड करने के लिए। ऐसा वर्चस्व बिहार के बच्चों का हुआ था उस जमाने में। अब IAS में 20-25 होते थे, हिंदी मीडियम में 10% के आसपास बच्चे क्वालिफाई करने लगे, इन्हीं लोगों के बदौलत। मैं अपना तुच्छ योगदान मानता हूँ, लेकिन RB सिंह सर, बलराम तिवारी सर, ऋषि सर, उस समय हिंदी भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ, संस्कृत भी लोकप्रिय हुआ, पाली भी हुआ। इन लोगों के बदौलत हिंदी माध्यम के बच्चों ने जो दुनिया ऊंचाई देखी, आज तो हम एकदम नीचे हैं। 1 से 1.5% हिंदी माध्यम का बच्चा क्वालिफाई। उस दौर में आनंद लाउड स्पीकर से पढ़ाते थे पटना यूनिवर्सिटी में। हाँ। हम लोग सुनते हैं जी, वो लाउड स्पीकर से पढ़ाते थे और हजारों बच्चे सुनते रहते थे। उसके बाद अभियानंद जी भैया आए, मतलब वो अब सुपर 30 का वो दौर था। अरे वो दौर आपको मैं बताऊं, अच्छा वो दौर इनसे भी पहले, हाँ, M करीम साहब लोग, हाँ,
खजांची रोड में हाँ राम मोहन राय सेमिनरी, हाँ। करीम साहब और कितने, मैं तो साइंस चूंकि नहीं, लेकिन उस जमाने के एक से एक टीचर थे। केसी सिन्हा थे, बिल्टू बाबू थे, हाँ बिल्टू सिंह, हाँ अरे उनके भीड़ की केसी भीड़ लगी। सिन्हा फिजिक्स। तो इंडिविजुअल, देखिए एक बात जो है कि शिक्षण इंडिविजुअलाइज्ड होता है। ये कॉरपोरेट और बोर्ड बैनर और एसी क्लासरूम पढ़ाएगा तब तो 5 स्टार में जाकर बैठ जाइए आप। हमेशा शिक्षण शिक्षक देगा। वो दौर, उस लेवल के टीचर आज कहाँ मिलेंगे? इन लोगों ने इस तरह से बिलो स्टैंडर्ड लोगों ने, आज बहुत सारे उस जमाने के साइंस के टीचर हैं। दुख होता है कि उतने ब्रिलियंट टीचर घर बैठ गए और जिसका कोई लेवल नहीं है, जो आईएएस सीख नहीं पढ़ा सकता, वो आज आईआईटी और मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है। दुर्भाग्य है ये, दुर्भाग्य है ये। यही देखिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बात बिहार की, हम उस इतिहास की तरफ आपको ले जाना चाहते थे जो ऐसा नहीं है कि उस दौर में स्वर्णिम काल था। हमने आपको कहा इंट्रो में ही, हमने आपको दिखाया कि दिल्ली से लड़के पढ़ने के लिए आते थे पटना। 5 महीने 6 महीने के लिए हम लोग दिल्ली हॉस्टल में जो रहने वाले लोग थे वो पटना में आकर रहते थे, पढ़ते थे, शिक्षक से पढ़ते थे। और उस दौर में 1990 से लेकर 2010 तक, मतलब वो स्वर्णिम काल था सारे फील्ड में। मेडिकल का फील्ड हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, पीसीएस का फील्ड हो, यूपीएससी का फील्ड हो, मतलब बाकी रेलवे वगैरह भी उस समय में, जो रेलवे वगैरह के एसएससी, बैंक, पीओ, सारे फील्ड में पटना एक अलग, मतलब जो आज आप कोटा कह रहे हैं। वनडे में तो पटना का कोई मुकाबला ही नहीं था पूरे इंडिया में। अच्छा, वनडे एग्जामिनेशन जो बैंक, एसएससी, रेलवे है, हाँ, इसमें तो इंडिया में कोई मुकाबला नहीं था पटना का। ये स्थिति थी। और हमारे कोचिंग में भी मध्य प्रदेश से, झारखंड से, कहाँ राजस्थान, हरियाणा, यूपी से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। कोई मुकाबला नहीं था उस जमाने। वनडे में तो अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 था बिहार, पटना। बताइए। और उस चीज़ को इस जनरेशन ने बर्बाद कर दिया। तो यही हम आपको तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि ये जो दौर है ना, जिस दौर में कई तरह की चीज़ें कही जा रही हैं, यह कह सकते हैं कि ये ब्लैक डे है, काला अध्याय है ये डे। कोई बिहार से बाहर के लड़के, आज आप जो एग्ज़ाम हो रहा है, आप कहाँ हैं? 20%, 30% यूपी और अन्य राज्यों के लड़के लड़कियां बिहार में नौकरी करने के लिए आ जा रही है। हम लोगों के दौर में दूसरे राज्य वाले पीसीएस में नहीं आ जाए, इसके लिए तरह तरह का नियम कानून बनाना शुरू कर दिए थे 90 के दशक में। तो वो भी एक दौर था, आज भी दौर है। तो सवाल खान का नहीं है, सवाल उस एजुकेशन सिस्टम का है, जिस एजुकेशन सिस्टम ने बिहार को, किसी दौर में हम कोटा को टक्कर देते थे। कोटा वगैरह तो आज की, कोटा तो आज का है, आज का है। एक बात और ऐड कर दूं मैं। हाँ, आपने अभी एक जो बात बोला, आपने सही बोला। एक ज़माना था कि बिहार के बच्चे कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की नौकरियों में बिहार के बच्चे डोमिनेट करते थे, साउथ में भी, सब में। और आज क्यों बिहार में ही बिहार के बच्चे पीछे रह गए? आज इन लोगों का दौर है, तो आज क्यों बिहार का बच्चा बिहार में पीछे दूसरे राज्यों? अच्छा, साउथ में भी लोग बिहार के बच्चे चले जाते? अरे सर, मेरा स्टूडेंट अभी कर्नाटका में है। अच्छा है। महाराष्ट्र में है। अच्छा, पंजाब में है। अरे वाह। उस समय उन बिहारी स्टूडेंट को रोकने के लिए हम याद है कि मध्य प्रदेश में इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स लोग देते थे बिहारी स्टूडेंट को, फिर भी हो जाते थे। हाँ। तो ये कैसा स्वर्णिम दौर है कि वो तो बाहर छोड़ दीजिए, अपने राज्य में ही दूसरे लोग ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। किस तरह की पढ़ाई रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही आपको जताना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे, जानकारी देना चाह रहे थे बात बिहार की, कि भाई देख लीजिए, ये जो काल है ना, ये काल हम लोगों का काला अध्याय वाला काल है। वो भी एक स्वर्णिम दिन था। आज क्यों ये स्थिति हुई, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग भी गार्जियन के तौर पर खान जैसे शिक्षकों के उस चकाचौंध में उलझ गए, जिसने बिहार की प्रतिभा को सिर्फ कुंद ही नहीं किया, आप कह सकते हैं कि बिहार के प्रतिभा की भ्रूण हत्या की है उसने। चलिए, बात बिहार की में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ इसी तरीके से हम आपके सामने पुराने उस इतिहास के सहारे बिहार का वो भविष्य आपको दिखाएं जिस पर चलने की ज़रूरत है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। आप इतना समय दिए। नमस्कार।